हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि जो हुक्स लॉ है वो क्या है। पिछले वीडियो में जैसे हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़े थे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। अब ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो एक ही हिस्सा है किसी भी मटेरियल का। जैसे कि हम किसी मटेरियल पे अगर समझ लीजिए कि स्ट्रेस लगाते हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इज अवर स्ट्रेस, कि उस पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है और उस पर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, अब जो चेंज आता है उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर टेंसाइल स्ट्रेन फोर्स लगा रहे हैं हम लोग किसी पे ऐसे, तो डेल एल अपॉन एल हमारा स्ट्रेन बन जाता है और वो दोनों एक ही पॉइंट पे आता है, एक ही फोर्स के कारण आता है। अब अगर दोनों का रिलेशन है तो वो दोनों रिलेशन कैसे वर्क करता है वो हुक्स लॉ बताता है। हुक्स लॉ क्या बताता है कि स्ट्रेन जो है वो आपका स्ट्रेस के साथ में या फिर स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के साथ में कैसा बिहेव करेगा। और इसके ऊपर एक कर्व भी है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि ये बताएगा कि कौन सा मटेरियल किस टाइप से वर्क करेगा। तो हम सारे मटेरियल का कर्व तो नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक आपका वायर ले लेंगे और उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, आपका मतलब वर्टिकली लगाएंगे फोर्स, और उसका जो लेंथ है उस पे चेक करेंगे कि उसका जो लेंथ है उसका जो कर्व है वो कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए हर मटेरियल का कर्व अलग अलग होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हमें कर्व बना रहे हैं तो वो कर्व सभी पे अप्लाई होगा, तो वैसा नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ ये बोलता है कि अगर कोई मटेरियल है और उस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, मान लीजिए कोई भी मटेरियल, मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक रॉड है जो सर्कुलर रॉड है या कैसा भी ले लीजिए, और उस पे अगर मैं ऐसे समझ लीजिए फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स लगाने के कारण इसके अंदर की जो इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स हैं वो एक दूसरे से खिंचाएंगे। खिंचाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें डीफॉर्मेशन होता है। डीफॉर्मेशन मतलब कि अलग हो जाना, ठीक है, मतलब एक एटम दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है, जिसको हम लोग क्रैक्स भी बोलते हैं। अगर देखे होंगे आपने कुछ मटेरियल में क्रैक आ जाता है, तो वो सब क्या है, वो सब के सब डीफॉर्मेशन है। क्रैक्स थोड़े बड़े डीफॉर्मेशन है, एटम के अंदर में अगर होगा डिस्टेंस बनेगा तो वो थोड़ा कम डीफॉर्मेशन, मतलब डीफॉर्मेशन होता है। डीफॉर्मेशन का रिलेशन कैसे आता है? डीफॉर्मेशन का रिलेशन स्ट्रेस और स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल पे आता है। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी पे, कोई भी मटेरियल पे स्ट्रेस आ रहा है, जैसे खींचे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा होगा, मतलब उसका जो एरिया है वो चेंज हुआ होगा कुछ, तो उस एरिया मतलब कि ये जो आपका लेंथ है इसमें चेंज आया होगा, मतलब इसके मॉलिक्यूल, इसका एटम और इसके एटम के बीच में स्ट्रेस आया, मतलब दूरी बनी। बनी कि नहीं बनी? अगर ये बनी तो ये कितना बना, तो ये जो बना वो स्ट्रेन बना। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल में चलता है। तो वो प्रोपोर्शनल क्या है, तो उस प्रोपोर्शनल को एक कांस्टेंट का नाम दे दिया जाता है, के कांस्टेंट। और हमारे पास में एक ये रेशियो आ जाता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का हमें एक फॉर्मूला मिला, ये आपका हर मटेरियल का अलग अलग होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो के वैल्यू है, इस के वैल्यू को लिखते हैं हम लोग स्ट्रेस, इसको नीचे ले आएंगे तो बनेगा स्ट्रेन। तो ये मिलेगा आपको स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये के को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका ये बताता है कि जो आपका मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टी है कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है। अब देखिए आपके आजू बाजू में कितने टाइप के मटेरियल हैं। मान लीजिए कि ये मार्कर एक मटेरियल है, ठीक है, या ये इंक भी एक मटेरियल ही होगा, किसी न किसी चीज से तो बना है। फिर कुछ भी, ये बोर्ड है एक मटेरियल है, कुछ भी ले लीजिए, आप एक पेन ले सकते हैं, आप एक रॉड ले सकते हैं,
हमारा ये जो स्किन है ये भी एक मटेरियल टाइप से ही वर्क करेगा। इसकी देखिए जैसे खींच रहा हूँ, देख रहे हैं, फोर्स लगाया मैंने, खींचा तो इस पे स्ट्रेस आया तो ये थोड़ा सा बड़ा भी और ये स्ट्रेन हो गया। तो अब ये सब चीज़ें कोई भी मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यही बताता है। इसके ऊपर एक सेपरेट आपका टॉपिक बना हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। टोटल 3 टाइप के हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। कौन कौन सा? एक टेंसाइल वाला और एक शियरिंग वाला और एक आपका वॉल्यूम वाला, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक वाला आपका स्ट्रेस में आ जाता है और एक वॉल्यूमेट्रिक वाला आपका स्ट्रेन में आ जाता है। दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो उस तीनों के ऊपर में एक बल्क मॉडुलस आता है आपका वॉल्यूमेट्रिक वाले में, फिर यंग मॉडुलस आता है आपका टेंसाइल वाले में, और शेयरिंग वाले को शेयरिंग वाला ही बोलते हैं, शेयरिंग मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, तो वो तीनों एक सेपरेट पार्ट है, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे, उसको हम लोग इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एक कर्व के बारे में पढ़ेंगे जो टेंसाइल आपका मॉडुलस के ऊपर में रहेगा, टेंसाइल वाले के ऊपर में, यंग मॉडुलस जो है उसके ऊपर में एक छोटा सा कर्व रहेगा और उसको हम लोग थोड़ा बारीकी से समझेंगे। और बाकी कर्व भी उसी की तरह जैसे बिहेव करेंगे, वो डिपेंड करेगा आपका कि जो मटेरियल है वो आपका कैसा है। ठीक है, तो देखिए के क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये कैसे बिहेव करता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व के। तो ये कर्व कैसा हो सकता है? तो इसके लिए हमको 2 ग्राफ बनाना पड़ता है। ये आपका स्ट्रेन आएगा और ये वाला हिस्सा आपका स्ट्रेस के ऊपर में आएगा। तो इसके लिए एक पूरा बड़ा सा ग्राफ है और उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की प्रॉपर्टी। ठीक है, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे बिहेव करता है। अब ऐसे भी कुछ मटेरियल होते हैं जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी को बिलोंग नहीं करते, मतलब उसको फॉलो नहीं करते, पर मैक्सिमम आपके मटेरियल्स जो हैं वो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शनल केस जो नहीं करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना है कि ये वर्क कैसे करता है फिलहाल में। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग करके मेटलर्जी लेते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा डिटेल में पड़ेगा कि एक जो मेटल है वो कैसे वर्क करता है मेटलर्जी में, कोई भी चीज़ कैसे वर्क करती है, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे। फिलहाल में हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए अब स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व को समझते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, ओके। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको बताते जाऊंगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। एक तरफ अपन कोई मॉडल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा रॉड है एग्जाम्पल। ठीक है, टेंसाइल फोर्स इस पे लगाएंगे, यहाँ पास में मान लीजिए कि हम फोर्स लगाते हैं। अब ये रॉड है, इसका लेंथ आप L मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मैं कर्व बना के दिखाता हूं आपको कि कर्व कैसे बन रहा है। तो देखिए ये कि सर्कुलर रॉड है ना आपका, एक वायर आप समझ सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये आपका स्ट्रेन को बताता है और ये वाला लाइन आपका स्ट्रेस को बताता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए धीरे धीरे हम इस पे फोर्स लगाए, सिंपल सा एक तो हम फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? फोर्स लगाने से ये रॉड आपका कुछ थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल भी स्कूल में कराया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इसके फोर्स लगाने के कारण ये हल्का सा खिंचा जाए, हल्का सा ऐसा। ठीक है, तो जिसके कारण देखिए फोर्स लगाने से ये हिस्सा आपका खिंचा गया, हल्का सा खिंचाया कि नहीं खिंचाया? खिंचाने से क्या हुआ कि इस मटेरियल पे स्ट्रेस आया और इसकी लेंथ भी बढ़ गई, चेंज हुआ ना ये डेल एल, तो इसमें स्ट्रेन भी आया। तो कर्व कैसा बनेगा देखिए, तो जितना हम लोग आपका देखो ये ऐसे जाएगा सीधा सीधा एकदम, तो जितना हमने स्ट्रेस लगाया उतना आपका जो मटेरियल है वो खिसक गया, मतलब कि उतना वो फैला होगा आपका। ठीक है, सिंपल सा है एकदम, जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना स्ट्रेन आएगा, उतना ज्यादा ये खिंचाएगा। ओके है, ठीक। अभी समझिएगा कि अगर ये इस पॉइंट पे आया तो इसका एक नाम दे दीजिएगा, मान लेते हैं इसका नाम ए है। ओके है, ठीक। अब इसको समझिए कि इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो जब मैंने इसको छोड़ दिया, फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो ये वायर फिर से अपनी पोजीशन पे चला गया, मतलब जो भी इसका ओरिजिनल साइज था
उसका ओरिजिनल साइज उसको फिर से मिल गया। ठीक है, तो मतलब कि इसके पास में अभी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये वाला जो पॉइंट मिला, ए वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे अभी भी इलास्टिसिटी मटेरियल, मतलब ये मटेरियल अभी भी इलास्टिक की प्रॉपर्टी लगता है, मतलब ये मटेरियल अभी भी इलास्टिसिटी वाला मटेरियल है। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं और फोर्स लगा के इस पे देखता हूं। तो मैंने इस पे और फोर्स लगाया। जब मैंने इस पे और फोर्स लगाया तो इसका ये जो लेंथ है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, और ये फोर्स लगाया मैंने और फोर्स को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो मैंने जब उसको इंक्रीज किया फोर्स को, तो ये ए से बी पॉइंट पे चला गया। ठीक है, अब ये बी पॉइंट पे चला गया है। तो ये बी पॉइंट का मतलब क्या है? ये बी पॉइंट का मतलब है कि मैंने इस पे जितना फोर्स भी लगाया और ये अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे आ गया है, कि अब अगर उसके बाद मैंने हल्का सा भी फोर्स इस पे लगाया तो ये अपनी ओरिजिनल डायमेंशन पे नहीं पहुंच पाएगा। मतलब जो भी इसका ओरिजिनल डायमेंशन था वो उसको फिर से रिगेन नहीं कर पाएगा। तो वो कौन सा पॉइंट है? वो बी पॉइंट है। तो इस पॉइंट को बोलते क्या है? तो देखिए, इसको हम सिग्मा वाई से डिनोट करते हैं। ओके, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, और ये वाई का मतलब यही होता है, यील्ड पॉइंट। ठीक है, अगर इसके आगे में कहीं गया, मतलब इसके आगे भी अगर मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, तो मेरा जो ये प्रॉपर्टी है, मतलब इलास्टिक की जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद भी मुझे चैन नहीं मिला, तो मैंने क्या किया कि इस पे और फोर्स लगाना मैंने चालू कर दिया। तो ये आपका कर्व आगे बढ़ा, मैंने स्ट्रेस दे रहा हूं कंटिन्यूसली इस पे, और ये कर्व थोड़ा सा ऐसे झुकता है और फिर ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ते बढ़ते इस पोजीशन पे आ जाता है, और इस पॉइंट को बोलते हैं डी पॉइंट। ठीक है, इस डी पॉइंट का मतलब क्या? इस डी पॉइंट का मतलब ये है कि इसके बीच में एक पॉइंट है जो थोड़ा सा नीचे आता है। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो मटेरियल है वो आपका स्ट्रेस देने के बाद, मतलब हल्का सा स्ट्रेस अगर कम भी कर दे, ठीक है, तो ये सी पॉइंट यहां पास में हमको एक मिलता है। और ये सी पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये सी पॉइंट का मतलब ये होता है कि बी पॉइंट के बाद मैंने जो फोर्स दिया उसके कारण इस मटेरियल पे जो भी चेंज आया होगा, ठीक है, डेल एल चेंज आया होगा, तो वो डेल एल चेंज वैसा का वैसा ही रहेगा। वो एक सेट हो जाएगा मटेरियल, मतलब ये अपने ओरिजिनल साइज पे नहीं जा पाएगा, ओरिजिनल जो डायमेंशन उस पर नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते क्या है? तो इस पॉइंट को ऐसे लेके आते हैं कर्व को नीचे, और ये जो स्ट्रेन है, ठीक है, ये स्ट्रेन जो आपका ओरिजिनल जो भी डायमेंशन होगा वो अराउंड 1% के आसपास रहेगा। मान लीजिए कि अगर ये 100 सेंटीमीटर का है तो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही आपका क्या रहेगा कि वो 1 सेंटीमीटर भी बढ़ाए तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, इसको रबड़ के साथ में मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रबड़ को भी 1 सेंटीमीटर खींच के वापस छोड़ेंगे तो ऐसा पहुंच सकता है, वो चांसेस है कि वो डिपेंड करता है कैसा मटेरियल आपका, तो वो 1% के आसपास होता है। ठीक है, ये टोटल जो स्ट्रेन लिया जा रहा है, मतलब कि ये मटेरियल की एक ग्राफ बनाए हैं हम, तो ये ग्राफ टोटल 30% का बनाया गया है। 30% मतलब कि अब अगर इसका लेंथ अगर L है तो इस लेंथ का L 30% इतना मान लीजिए आप। ठीक है, 30 30 और 30, तो 30% तक ही जो चेंज आ रहा है सिर्फ उसी का कर्व बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कितना? सिर्फ और सिर्फ 1% है। ठीक है, मतलब अगर 100 सेंटीमीटर तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर तक हम चेंज करके देखेंगे उस पर्टिकुलर मटेरियल पे। तो ये मटेरियल हम एक रॉड ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट हमें मिला, 1% का जो चेंज आ गया उस मटेरियल पे, मतलब मटेरियल की जो डायमेंशन है वो चेंज हो गए, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट सेट, मतलब वो सेट हो गया, अब वो मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, बी से डी के बीच में कहीं पास में भी वो आ सकता है। ओके है, ठीक। अब क्या हुआ कि मैं इस पे फोर्स लगाते गया, अब मेरे को, ठीक है, मैं मान लिया कि भाई ये ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, फिर भी मैं इसको खींच रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि ये और लंबा हो जाए और लंबा हो जाए,
और करते करते मैं पहुंच गया डी पॉइंट पे। अब ये डी पॉइंट क्या है? तो डी पॉइंट को अगर आप स्ट्रेस पे यहां लेके आओगे तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, या स्ट्रेस भी बोल सकते हो, पॉइंट ही लिख लीजिए। अल्टीमेट टेंसाइल, टेंसाइल क्यों बोले हैं? क्योंकि हम इस पे टेंसाइल का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से लगा रहे हैं ना, तो टेंसाइल इसलिए बोला था। अल्टीमेट का मतलब क्या कि अगर इसके बाद मैंने अगर कुछ फोर्स लगा दिया, डी पॉइंट तक पहुंचा, मतलब जितना इसका लिमिट था खिंचाने का वो खिंचा लिया, अगर अब इसके बाद मैं इसको खींचूंगा, ठीक है, इसके बाद अगर मैंने इसको खींचा तो इस पे मैं स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मतलब कि फोर्स लगाना, तो मेरा जो फोर्स है वो कम होते जाएगा। मैंने अगर उस पे मटेरियल पे फोर्स को कम लगाना भी चाहा तब भी मेरा जो मटेरियल है उसका जो स्ट्रेन है, मतलब जो बढ़ने का है, वो बढ़ते जाएगा और वो ई पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब ये ई पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये ई पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट। बहुत लोग इसको फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब कि इस पॉइंट पे आके ये मटेरियल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है देखने के लिए। आप क्या करिएगा, आटा लीजिएगा, आटे को गीला करके जो रोटी बनाते हैं अपन, और उसको ऐसे ऐसे पतला करके इस मार्कर के जैसे बना लीजिएगा, उसके ऊपर से ऐसे पकड़िएगा, ठीक है। तो ड्यू टू द ग्रेविटी ये इसको खींचेगा और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि यहाँ पास में पतला होते जा रहा है, और ये पतला होने का मतलब है कि ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी से खींच रहा है, और धीरे 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 इसकी लिमिट बढ़ती जा रही है। और एक पॉइंट आपको ऐसा आएगा कि आप कोशिश भी करोगे कि इस पे फोर्स ना लगे, चाहे कुछ इसे नीचे लगाने की कोशिश करोगे या ऐसे रोकने की कोशिश करोगे, तब भी ये पॉइंट इतना पतला हो जाता है कि ये ब्रेक हो जाएगा। ऐसा होता है, आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख सकते हैं घरों में भी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हैं। पानी की बूंद भी, पानी देखे होंगे, अगर आप हाथ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, और ऐसे पानी को छोड़ेंगे इस टाइप से, अगर हाथ पे ऐसे पानी रख लीजिए और हल्का सा छोड़िए, तो अगर आप हल्का सा छोड़ेंगे, देखिए एक बूंद बनता है। सबसे पहले बूंद बन के ग्रेविटी इसको खींचता है और ऊपर वाला जो हिस्सा वो एकदम पतला हो जाता है और उसका धड़ाम देने गिरता है, और वो बोलते हैं कि बूंद गिर गया पानी का। तो ये हर मटेरियल पे होता है। अब हर मटेरियल का कर्व जो है वो अलग अलग टाइप से होता है। देखिए, अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो उसका कर्व कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब अलग अलग टाइप का फोर्स है, ठीक है। स्ट्रेस वाले में जो तरीका है आपका, वॉल्यूमेट्रिक मतलब हाइड्रोस्टैटिक वाला अलग है, फिर उसके बाद में शेयरिंग वाला अलग है, तो वो अलग अलग बिहेव करेगा, ठीक है। ये सिर्फ टेंसाइल के लिए है कि ये जो कर्व है जो टेंसाइल पे वर्क कर रहा है, मतलब नीचे से अगर खींचेंगे तो वो वर्क करेगा। ओके है, ठीक। अभी देखिए इस पॉइंट पे पहुंचने से क्या हो गया, ये ई हो गया, ई मतलब कि ब्रेक पॉइंट। अब देखिए ये जो कर्व है ये काफी इंपॉर्टेंट कर्व है। ये कर्व ये बताता है कि जो आपका मटेरियल है, देखिए मैंने स्ट्रेस दिया मतलब फोर्स लगाया है, तो जिसके कारण ये ऐसा हुआ। अब अलग अलग मटेरियल अलग अलग बिहेव कर रहा है। बी पॉइंट तक गया, मतलब अब इसके बाद ये फिर से अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। बी से डी तक चला गया, ठीक है, मतलब कि अब ये जितना भी इसमें फोर्स लगा है जिसके कारण वो बेंड होता है, अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चाहे आप गिलास ले लीजिए, गिलास भी हल्का बेंड होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। कोई कोई होते हैं जो हल्का सा नहीं भी आते, कर्व मिलता है हमको गिलास में, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डी पॉइंट से ई पॉइंट, मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट जो सबसे होता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर डी पॉइंट और बी पॉइंट का ये जो गैप देख रहे हैं, ये अगर बहुत ही छोटा है, अगर क्या है स्मॉल है, कौन सा पॉइंट, डी टू ई का पॉइंट, तो जो हमारा मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होगा, जैसे कि गिलास कांच की तरह टूट जाएगा तुरंत एकदम फोर्स लगाते इस साथ। और अगर इसका डी टू ई अगर लार्ज है, बड़ा है, तो वो थोड़ा डक्टाइल रहेगा, जैसे कि रबड़। उसके बाद भी आप इसको खींच सकते हैं, मतलब देखते हैं ना, हम जब प्रेस करते हैं तो वो झेल लेता है, आपका स्ट्रेंथ देखते हैं, लचीलापन आ जाता है, ठीक है। वो बात अलग है कि वो अपने पोजीशन पे नहीं आ पाता। आप देखिए, आप रबड़ लीजिए, रबड़ को बहुत ज्यादा खींचेंगे तो जितना रबड़ की जो लेंथ रहेगी उससे थोड़ा वो बड़ा हो जाता है, पर वो ब्रेक नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है किस पे, डी और ई पॉइंट के कर्व के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपका मटेरियल कैसा रहेगा। तो अगर आपका मटेरियल ब्रिटल है, ग्लास की तरह है, तो जरूर उसका डी और ई पॉइंट अलग होगा। तो जिन लोग मटेरियल के प्रॉपर्टीज को समझते हैं, जो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि ये कर्व को कैसे देखना है,
ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। आपकी बुक में एक और छोटा सा कर्व दिया गया है, बहुत ही छोटा सा है और सिंपल सा कर्व है एकदम। देखो कुछ इस टाइप से दिखता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही कर्व है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका मतलब ये जो कर्व लिया गया था एक्चुअल में ये टिश्यू, हमारे जो शरीर के जो टिश्यूज हैं उसके ऊपर में एक कर्व लिया गया था कि जैसे देखिए ये स्ट्रेस का है और ये आपका स्ट्रेन का है, खिंचाने का। मान लीजिए कि यही हमारा चमड़ी है, तो इसको जब मैंने खींचा ऐसे, तो देखिए मैंने फोर्स लगाया इसे करने, खिंचाया, जैसे छोड़ा ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया। तो मैंने स्ट्रेस लगा रहा हूँ, देखिए स्ट्रेस लगा रहा हूँ, ये खिंचाते जा रहा है, ठीक है, ये खिंचाते जा रहा है। उसके बाद मैं फोर्स लगाने के बाद भी ये खिंचा नहीं रहा है। तो अगर ये खिंचा नहीं रहा, देखिए फोर्स बढ़ा रहा हूँ फिर भी स्ट्रेन नहीं हो रहा है, मतलब ये खिंचा नहीं रहा है। और एक पॉइंट के बाद तो ये खिंचा ही जाएगा, अगर ज़्यादा फोर्स लगा दी तो फिर निकले जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जितना भी स्ट्रेस बढ़ा लो ये खिंचाने वाला नहीं है। तो वैसा ही है यहाँ पास में, देखिए स्ट्रेस को बढ़ाने के बाद भी अब ये खिंचाया नहीं, तो स्ट्रेस बढ़ाने के बाद भी अब ये ब्रेक हो गया सीधा यहाँ पास में। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारा जो इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम करना पड़ता है कि वो टूट ना जाए, और तब तक तो वो टूट भी जाता है, ई पॉइंट तक आते आते वो टूट भी जाता है। कोशिश करते हैं कि हम रोक लें टूटने से, फिर भी वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए थियोरेटिकली समझने के लिए। और इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, आपके स्कूल में जरूर कराएंगे। क्या करेंगे, एक धागा लेंगे और धागा के नीचे एक बॉब ले लेंगे या एक स्प्रिंग ले लेंगे, स्प्रिंग के नीचे कुछ वेट दे देंगे और पहले स्प्रिंग का एक लेंथ नापेंगे स्केल से, और उसका वेट देने के बाद में देखेंगे कि जो अब वेट से हमको फोर्स मिल जाएगा, mg मिल जाएगा, तो देखेंगे कि जो स्ट्रेस है वो कितना आया है। अब उसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेंथ और उसका सर्कुलर अगर फॉर्म रहेगा तो आराम से वो एक सिलेंडर का फॉर्म बन जाएगा, तो आप आराम से एरिया निकाल लेंगे उसका और आपको स्ट्रेस मिल जाएगा आराम से। अगर स्ट्रेस मिल गया तो फिर आप स्ट्रेन भी देख पाएंगे कि कितना आपका लेंथ आया और ओरिजिनल लेंथ कितना था, तो आप स्ट्रेन भी आराम से उसका निकाल लेंगे। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों निकाल लेंगे तो आप आराम से उस मटेरियल जो आपका स्प्रिंग है जो भी है आपका, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आराम से निकाल लेंगे, और ये आपको एक्सपेरिमेंटली निकाल के बताना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो यंग मॉडुलस के ऊपर में रहेगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि टेंसाइल के ऊपर में रहेगा, ठीक है, मतलब ये वाले फोर्स के ऊपर में रहेगा। फिर इसके बाद टोटल 3 वीडियो और हैं, अलग अलग हम लोग सारे मॉडुलस को पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बना के देखेंगे, जिससे हमारी जो क्लियरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक को समझने की, वो और अच्छी हो पाए। इस टॉपिक पे अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो का फायदा और भी लोगों को हो पाए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।